ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच गए हैं। पिछले वीडियो में हमने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपने सातवाहन वंश का वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सातवाहन वंश के अंत में हमने देखा कि पूरा सातवाहन साम्राज्य अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था और कई राजवंश जैसे आभीर, इक्ष्वाकु, चटुसातकर्णी, वाकाटक, पल्लव आदि का अधिकार हो गया था। तो दोस्तों, इसी की श्रृंखला में अब हम एक एक करके इन सभी वंश को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आभीर वंश से। आज हम सबसे पहले देखते हैं आभीर वंश के बारे में, वो भी बिना किसी देरी के। सातवाहन साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर आभीरों का कब्जा हो गया था। दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जब सातवाहन साम्राज्य का अंत हो रहा था तो उस समय कई राज्य के राजवंशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। आभीर उनमें से एक थे। आभीरों ने सातवाहन साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन थे। दोस्तों, किसी भी वंश के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके संस्थापक आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आभीर वंश का संस्थापक कौन था? ईश्वर सेन। वेदों के अनुसार आभीर या आभीरा भारतीय महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों में वर्णित एक जनजाति थी। दोस्तों, अगर हम आभीर वंश की बात करें तो आभीर वर्ड कहाँ से आया? तो यह धर्म ग्रंथ में वर्णित एक जनजाति। धर्म ग्रंथ जितने भी हैं हमारे, धर्म ग्रंथ के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो उसमें आभीर या आभीरा इन दो जनजातियों का उल्लेख है। आभीर का अर्थ निडर होता है, जो सभी ओर से भय को दूर कर सकता है, वो आभीर कहलाता है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि आभीर वो होते हैं जिन्हें भय दूर दूर तक भी छू नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आभीर का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका अर्थ होता है निडर। प्राकृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार आहिर, अहीर व आभीर समानार्थी शब्द हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अभीर या फिर आहिर की तो दोनों एक ही होते हैं। अहीर का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, और पुराने समय में अहीर को ही अभीर भी कहा जाता था। हिंदी और प्राकृत में ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। हिंदी क्षेत्रों में अहीर तथा यादव शब्द प्रायः परस्पर समानार्थी माने जाते हैं। अहीर और यादव इन लोग को समानार्थी शब्द कहते हैं हिंदी क्षेत्रों के अनुसार। आगे देखते हैं। आभीर यानी कि आहिर एक घुमक्कड़ जाति थी। यादव वंश प्रमुख रूप से आभीर, अंधक, ब्रशड़ी तथा सत्वत नामक समुदायों से मिलकर बना है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि पहले समय की बात करें तो आभीर एक घुमक्कड़ जाति होती थी, और ये किन किन समुदायों से मिलकर बना है? तो वो हैं अंधक, ब्रशड़ी, सत्वत, इन सभी समुदायों से मिलकर बना हुआ है आभीर वंश। आगे देखते हैं। आभीरों का उल्लेख अनेक शिलालेखों में पाया जाता है। एक राजाओं की सेनाओं में ये लोग सेनापति के पद पर नियुक्त थे। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि आभीरों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो वो हमें शिलालेखों से पता चलता है। आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन का उल्लेख नासिक के एक शिलालेख में मिलता है। अभी हमने पहले देखा ही कि आभीर वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे ईश्वर सेन। तो ईश्वर सेन का जो उल्लेख है वो नासिक के एक शिलालेख में मिलता है। 4वीं शताब्दी तक इनका यानी कि आभीरों का शासन रहा। जब हम देख सकते हैं कि सातवाहन वंश के बाद में जब आभीरों का कब्जा हो गया उनके कुछ राज्यों पर, तो 4वीं शताब्दी तक इनका कब्जा रहा। सौराष्ट्र के क्षत्रप शिलालेखों में भी प्रायः आभीरों का वर्णन मिलता है। अगर हम सौराष्ट्र के क्षत्रप शिलालेखों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आभीरों के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आभीर वंश यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे अपना अगला वंश देखते हैं, इक्ष्वाकु वंश के बारे में। दोस्तों, ये सब बहुत ही छोटे छोटे वंश हैं, आपको बस पढ़ते जाना है, और इसमें जितनी भी लाइनें मैंने लिख रखी हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में। तो सबसे पहले, जैसा हमने पहले भी बात की, कोई भी वंश है तो उसका संस्थापक सबसे ज़्यादा पूछे जाने के इन्हीं के चांसेस होते हैं। तो अभी हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे शांतमूल। ये आपको याद रखना है, शांतमूल इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे। इक्ष्वाकु वंश का शासन कृष्णा व गुट्टुर क्षेत्र में था। अगर हम बात करें इक्ष्वाकु वंश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो वो कृष्णा और गुट्टुर क्षेत्र में फैला हुआ था। पुराणों में इन्हें श्री पर्वतीय तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। अगर हम पुराणों में इनकी बात करें, इनको क्या कहा गया है, तो इन्हें कहा गया है श्री पर्वतीय और आंध्रभृत्य।
इक्ष्वाकु बौद्ध मत के संरक्षक थे। ये किसको मानते थे? ये मानते थे बौद्ध धर्म को। शांतमूल के बाद उनके उत्तराधिकारी वीरपुरुष दत्त आए। शांतमूल के बाद कौन राजा बना? वो बने वीरपुरुष दत्त। तो वीरपुरुष दत्त ने नागार्जुनी कोंडा नामक प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कराया। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागार्जुनी कोंडा का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया? तो आपको याद रखना है कि वीरपुरुष दत्त इक्ष्वाकु वंश के थे। इन्होंने ही नागार्जुनी कोंडा जो स्तूप है उसका निर्माण कराया। अमरावती से नागार्जुनी कोंडा के लेखों में बौद्ध संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने पहले ही बात की कि इक्ष्वाकु वंश किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बौद्ध धर्म को जो दिए गए दान होते थे, उसमें जो दान दिए जाते थे, इसका उल्लेख भी नागार्जुनी कोंडा का जो स्तूप है उसमें मिला हुआ है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं शांतमूल के बाद शांतमूल द्वितीय उत्तराधिकारी बने। अभी हम देख रहे हैं कि अब कौन बन रहा है? शांतमूल द्वितीय। उन्होंने 3री शताब्दी तक शासन किया। अब 3री शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद कांची के पल्लवों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसके बाद पल्लवों का इन पर अधिकार हो गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बस ये एक छोटा सा वंश था, इसको भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वंश के जो इक्ष्वाकु वंश था, इसके बाद में अब हम देखते हैं चटू सातकर्णी वंश के बारे में। चटू सातकर्णी वंश की बात करें तो यह सातवाहन शासकों की ही एक शाखा थी। दोस्तों अभी हमने सातवाहन शासक पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने सातवाहन वंश हमारा नहीं देखा है तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ आपको सातवाहन वंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। खैर अब हम आगे देखते हैं। जैसा हम जानते ही हैं कि सातवाहन वंश की शाखाओं में से ही एक थे चटू सातकर्णी। तो चटू सातकर्णी वंश का जो अंत था वो कदम्ब शासकों द्वारा किया गया। बस ये एक छोटा सा वंश था चटू सातकर्णी, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वंश एक समय था जब भारत में ये भी उपस्थित था, तो इसके बारे में बताना आपको हमारा फ़र्ज है। तो इसी के साथ ही आज का हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 3 वंशों के बारे में पढ़ा, आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश और चटू सातकर्णी वंश। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो डे पर डे टफ होता जा रहा है। अब आजकल हमने देखा है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी वंश से कहीं से भी पूछ लेता है और बाद में हम सोचते हैं कि अरे ये वंश के बारे में हमने इतना डीप में जाके पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों आपको जो भी पढ़ाया जाता है आप उसमें मन लगा के पढ़ाई करिए। अभी देखने में ये सारे वंश तो बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, लग नहीं रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है, आपसे किसी भी वंश के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये वंश उस समय वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो हमने इसको भी कवर किया हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगले वंश के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट वंश को कवर करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।